नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। देखिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा जो है सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन दिया है, पहला विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, दूसरा अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, तीसरा विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, चौथा विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो देखिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार किसके द्वारा सीखने को संवर्धित किया जा सकता है। तो देखिए, यदि हम पहले ऑप्शन के देखें कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, तो ये करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, मतलब सारे बच्चों से एक स्तर का अपेक्षा रखने से। तो देखिए, सारे बच्चों से एक स्तर का अपेक्षा नहीं रखा जा सकता, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा को देखिए, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। तो देखिए, किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने बोला है, मतलब वो तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखने। तो देखिए, बहुत उच्च अपेक्षा रखना भी सही नहीं है। तो देखिए, क्या किया जा सकता है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा पहला, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। जो विद्यार्थी जिसको कर सकते हैं उतनी अपेक्षा अगर शिक्षक करता है और उसको मोटिवेट करता है, तो ये जो है संभव है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विकास शुरू होता है। देखिए, विकास कब से प्रारंभ होता है। पहला उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा ऑप्शन प्रसव पूर्वावस्था से, तीसरा शैशवावस्था से, चौथा पूर्व बाल्यावस्था से। तो देखिए, विकास जो है कब से प्रारंभ हो जाता है। एक बच्चे का विकास जो है तो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था मतलब ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खाली स्थान कहलाती है। देखिए, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खाली स्थान कहलाती है। पहला देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा प्राकृतिक बुद्धि, विकल्प तीसरा है भाषिक बुद्धि, चौथा स्थानिक बुद्धि। तो देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धि जिसमें तर्क से संबंधित और गणित से संबंधित बुद्धि का उपयोग होता है, तो ये तार्किक गणितीय बुद्धि होता है। जैसे इंजीनियरिंग लोग हैं, गणितज्ञ लोग हैं, वो तार्किक गणितीय बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरा देखते हैं, इसमें देखिए पशुओं, खनिज और पेड़ पौधे, तो ये क्या है, प्रकृति से रिलेटेड है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि। जब भाषा से संबंधित बुद्धि का उपयोग होता है तो वो होता है भाषिक बुद्धि। जैसे कि कवि है, लेखक है ना, वक्ता है, ये सब क्या करते हैं, भाषिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और किसान हैं और जीव विज्ञानी हैं, प्राणी विज्ञानी है, ये सब क्या का इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक बुद्धि। तो यहाँ पे देखिए, जीव जंतु है, पशु है, खनिज है, तो ये सब क्या है, प्रकृति के अंग है। तो ये इसका इस्तेमाल कौन करता है, ये होता है प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। स्थानिक बुद्धि में दिशा से संबंधित, स्थान से संबंधित बुद्धि का जो है आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन खाली स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, अधिकांश व्यक्तियों की जो बुद्धि लब्धि होती है औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। तो यह कथन किस खाली स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प है बुद्धि और जाति विभिन्नता, दूसरा बुद्धि के वितरण, तीसरा बुद्धि की वृद्धि, चौथा बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं। तो देखिए, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बुद्धि के वितरण होगा। मतलब जो बुद्धि है वो अधिकांश जो व्यक्ति हैं वो औसत बुद्धि वाले होते हैं, कुछ
प्रतिभा संपन्न होते हैं, मतलब जिनकी बुद्धि लब्धि जो है औसत से भी ज़्यादा होती है, और बहुत ही कम और ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि मंद बुद्धि होते हैं। तो ये इसमें क्या रहा है, ये बुद्धि का वितरण को ये जो है व्यक्त कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बुद्धि के वितरण हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे देखिए, जब सहयोगी अधिगम की बात करते हैं, सहयोगी अधिगम मतलब एक दूसरे से सीखने की बात करते हैं, तो उसमें अधिक उम्र के जो प्रवीण विद्यार्थी है, अच्छे विद्यार्थी है, छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है, अब देखिए विकल्प है, पहला गहन प्रतियोगिता होती है, दूसरा उच्च नैतिक विकास होता है, तीसरा समूहों में द्वंद्व होता है, चौथा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो देखिए गहन प्रतियोगिता होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। दूसरा उच्च नैतिक विकास होता है ना, तो नैतिक विकास होता है ना। लेकिन अगर विकल्प तीसरा को देखो, समूहों में द्वंद्व होता है, तो समूहों में द्वंद्व नहीं होता, ठीक है। और उच्च नैतिक विकास होता है, मतलब ये उच्च जो जोड़ दिया है वो जरूरी नहीं है। चौथा अगर देखते हैं हम लोग, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प चौथा जो है करेक्ट आंसर होगा कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है एक दूसरे से सीखने से। मतलब जो बड़े अगर छोटे को सिखाता है तो उससे क्या होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह खाली स्थान कहलाता है। देखिए, जो पूर्व में सीख चुका है वो जो है नई स्थिति को सीखने में जो है बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यह खाली स्थान कहलाता है। तो देखिए विकल्प है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, दूसरा अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, तीसरा अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, चौथा अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो पूर्व में जो भी चीज़ सीखा हुआ है उसको नई स्थिति में लागू नहीं कर पा रहा है, नई स्थिति को सीखने में वो नहीं कर पा रहा है, लागू नहीं कर पा रहा है। या ये बोल सकते हैं कि जो पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान है उसका उपयोग नई चीज़ों को सीखने में नहीं कर पा रहा है। मतलब एक प्रकार से पूर्व ज्ञान जो है नए ज्ञान को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है तो ये हो जाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जिस प्रकार से अगर जो भूगोल का जो ज्ञान है वो जो है भौतिक शास्त्र के ज्ञान को प्रभावित नहीं करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा। या फिर सामाजिक विज्ञान के ज्ञान बोल सकते हैं, अगर वो भौतिक शास्त्र के ज्ञान को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है, भौतिक शास्त्र को सीखने में मदद नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन अनिवार्य रूप से एक। देखिए चिंतन जो है अनिवार्य रूप से एक है। अब देखिए विकल्प है, संज्ञानात्मक गतिविधि, दूसरा मनोगतिक प्रक्रिया, तीसरा मनोवैज्ञानिक परिघटना, चौथा भावात्मक व्यवहार। तो देखिए चिंतन, तर्क, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब जो है संज्ञानात्मक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। देखिए बाल केंद्रित जो है कक्षा है उसमें बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। विकल्प है, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, दूसरा मुख्य रूप से शिक्षक से, तीसरा वैयक्तिक रूप से, चौथा समूहों में। तो देखिए एक बाल केंद्रित कक्षा में जो है बच्चे व्यक्ति स्वयं से भी सीखते हैं, वैयक्तिक रूप से भी सीखते हैं और अन्य बच्चों के साथ सामूहिक रूप से भी सीखते हैं, ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा मतलब वहाँ पे बालक जो है मुख्य है ना। तो देखिए शिक्षक केंद्रित अगर कक्षा होता है वहाँ शिक्षक से सीखते हैं, लेकिन बाल केंद्रित कक्षा में ज़्यादातर बच्चे स्वयं से सीखते हैं या फिर समूहों में एक दूसरे बच्चे के साथ सीखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। अगला क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खालिस्तान कहलाती है। देखिए विकल्प है, पहला प्रत्यक्षण, दूसरा समायोजन, तीसरा समावेशन, चौथा स्कीमा। तो देखिए जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा समायोजन। जब संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन किया जाता है तो उसको जो है समायोजन बोला जाता है। समावेशन किसको बोलते हैं, जब
जो है कोई पूर्व जो संज्ञानात्मक संरचना में नई चीज़ों को शामिल करते हैं तो उसको समावेशन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं कि जब कोई शिशु बार बार चीज़ों को गिराता है तब वह उनका अपनी संवेदी क्रियात्मक योजना में समावेश कर रहा होता है। या फिर स्कूल पूर्व आयु की कोई बच्ची जब चिड़ियाघर में पहली बार ऊँट देखकर घोड़ा चिल्लाती है तो वह अपनी अवधारणात्मक योजनाओं को खंगाल कर उस योजना को ढूंढ निकालती है जो इस अजीब दिखने वाले जानवर से मिलती जुलती है, और वो क्या करती है अपने जो पूर्व अवधारणा है उसमें नई चीज़ को शामिल करने की कोशिश करती है। तो वो क्या होता है, समावेशन होता है। लेकिन जब बच्ची देखती है कि ऊँट और घोड़ा में कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है, तब बच्ची उसको क्या बोलती है, ऊँट को उमड़ वाला घोड़ा बोलती है। तब वो क्या कर ली, अपनी अवधारणा में जो है कुछ संशोधन कर ली, मतलब संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन कर लिया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। देखिए विकल्प है पुनर्बलन, दूसरा ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, तीसरा विकल्प वैयक्तिक भिन्नताओं, चौथा शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जब एक विषय जो है बच्चे के दूसरे विषय को सीखने में मदद करे या दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ एक विषय के ज्ञान को जोड़ सके, तो ये क्या करते हैं, बच्चे के ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण में मदद करती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, विकल्प दूसरा होगा, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सृजनात्मकता मुख्य रूप से खाली स्थान से संबंधित है। देखिए पहला मॉडलिंग, दूसरा अनुकरण, तीसरा अभिसारी चिंतन, चौथा अपसारी बहुविध चिंतन। तो देखिए सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन में। मतलब सृजनात्मकता कब होती है, जब बच्चा जो है विविध तरीके से अलग अलग प्रकार से सोच पाएगा, जो क्या है पारंपरिक तरीके से ना सोच के वो कुछ नया सोचेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, सृजनात्मकता होगा। तो देखिए करेक्ट आंसर जब नए सोचने का गुण जो चिंतन है वो किस में रहता है, अपसारी चिंतन में रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी खाली स्थान रूप से अभिप्रेरित है। देखिए एक विद्यार्थी जो है मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने के लिए बहुत मेहनत करता है ताकि वह जो है प्रवेश परीक्षा को पास करके मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिशन हो जाए। तो देखिए वह विद्यार्थी किस रूप में अभिप्रेरित है, ठीक है। पहला व्यक्तिक, दूसरा अनुभविक, तीसरा आंतरिक, चौथा बाह्य। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर होगा आंतरिक होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंतरिक। वो जो है विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, स्वयं से जो है उसको प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि मेरे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है और परीक्षा को पास करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो वो बच्चा जो है आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है। करेक्ट विकल्प 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है। देखिए पहला सीखने के गतिक क्षेत्र, दूसरा सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, तीसरा सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, चौथा सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो देखिए व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। मतलब व्यवहार में कोई चीज़ को करने का किसके द्वारा किया जाता है, तो वो होता है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। देखिए पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, दूसरा विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रतिशत करने, तीसरा विद्यालय का नाम रोशन करने, चौथा अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो देखिए विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत, नृत्य आदि, विद्यालय पत्रिका निकालना आदि किसके लिए होता है, तो ये सब होता है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, मतलब विद्यार्थियों में सृजन क्षमता उत्पन्न करने के लिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? देखिए, बहुत सारी गतिविधि करवाया जाता है, तो ये जो है सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? पहला, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, दूसरा मनोरंजन द्वारा अधिगम, तीसरा भाषा निर्देशित अधिगम, चौथा प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो देखिए, प्रतियोगिता आधारित अधिगम ये है नहीं, समूह चर्चा या समूह परियोजनाएं। भाषा निर्देशित अधिगम भी नहीं है। मनोरंजन द्वारा अधिगम, तो मनोरंजन द्वारा अधिगम भी नहीं है। ये क्या है? देखिए, समूह मतलब ये है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो देखिए, समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, ये सब, इस सब से क्या होगा कि बच्चे में जो है सामाजिकता का भी जो है विकास होगा। तो ये जो है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह, देखिए, एक जो है शिक्षिका है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी को जो है बच्चे के कक्षा के सामान्य विद्यार्थियों के साथ गतिविधियों में शामिल करती है। तो वह क्या करती है? देखिए, पहला विकल्प है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, दूसरा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, तीसरा सभी भी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, चौथा दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो देखिए, करेक्ट इसका, देखिए, पहला विकल्प कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न करिए, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, समावेशी शिक्षा की भावना के साथ अनुसार कार्य कर रही है, तो ये करेक्ट है कि वो जो क्या कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के साथ कार्य कर रही है। तीसरा विकल्प को देखते हैं, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, तो ये भी गलत है कि सहानुभूति विकसित हमको नहीं करना है। चौथा, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि पहला, देखिए विकल्प, वे शिक्षक को आराम देते हैं, दूसरा, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, तीसरा, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, चौथा, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो देखिए, अगर इसको देखें हम लोग ऑप्शन को, तो सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें कि दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधि दोनों का प्रयोग शिक्षण के लिए किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, इंद्रियों का अधिकतम उपयोग होता है, और ज्ञान जो है हम किससे ग्रहण करते हैं, हमारे विभिन्न इंद्रियों से ही ग्रहण करते हैं। तो देखिए, जब इसमें क्या हो रहा है, दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधि का भी इस्तेमाल होता है, तो क्या हो रहा है, उसमें इंद्रियों का जो है अधिकतम उपयोग हो रहा है, जो कि सीखने को जो है संवर्धित कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। देखिए, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, ये तो करेक्ट सही है, सब सही है, लेकिन जो है ये पहला तो गलत ही है कि वे शिक्षक को आराम देते हैं। दूसरा, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाती है, ये सही हो सकता है। दूसरा तीसरा सही हो सकता था, लेकिन सबसे अगर उपयुक्त आंसर हम देखें तो विकल्प चौथा जो है सबसे उपयुक्त आंसर होगा। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? पहला, सहयोग की नैतिकता, तो देखिए सहयोग वाली इसमें कोई बात नहीं है। दूसरा, नैतिक तर्कणा, तीसरा, नैतिक यथार्थवाद, चौथा, नैतिक द्विधा। तो देखिए, नैतिक द्विधा किसमें होती है, जिसमें कोई चीज़ लेने में जो है दिक्कत होती रहती है, तो वहाँ नैतिक द्विधा होती है। नैतिक यथार्थवाद मतलब जो सही को सही, गलत को गलत, ऐसे। तो देखिए, इसमें क्या है, गलत, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल, निर्णय लेता है कि ये सही है ये गलत है, तो इसमें शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता है। देखिए, विकल्प है, पहला भावात्मक क्षेत्र, दूसरा उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, तीसरा संज्ञानात्मक क्षेत्र, चौथा मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो देखिए,
जब बच्चा जो है, बच्चे का क्या है, इसमें समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। मतलब उसका व्यवहार क्या है, आक्रामक है और जो है मतलब कुछ अलग उसका व्यवहार में जो है दिक्कत है। तो देखिए व्यवहार मतलब भावात्मक क्षेत्र में उसको प्रॉब्लम है, ना कि चिंतन संज्ञानात्मक या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, भावात्मक क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करती है। तो देखिए सामूहिक गतिविधि के माध्यम से क्या होता है, पहला दुश्चिंता, दूसरा सामाजिकीकरण, तीसरा मूल्य द्वंद्व, चौथा आक्रामकता। तो देखिए दुश्चिंता नहीं होता है, न ही मूल्यों में द्वंद्व नहीं होता है, न ही आक्रामकता होता है। क्या होता है, सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे जो है सामाजिकीकरण की भावना सीखते हैं। तो देखिए क्या होता है, इससे सामाजिकीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। समावेशी शिक्षा किस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। देखिए समावेशी शिक्षा जो है किस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। विकल्प है, पहला विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो देखिए समावेशी शिक्षा में जो है विशिष्ट विद्यालय में नहीं करना है, उसको सामान्य विद्यालयों में ही बच्चे को शिक्षा देना है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देता है, तो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता है। तीसरा, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। तो देखिए जो सभी निर्योग्य बच्चे, केवल निर्योग्य बच्चे नहीं है होते हैं, इसमें अन्य बच्चे भी शामिल होते हैं जो विभिन्न भाषा से संबंधित रहते हैं, है ना। और देखिए चौथा दिया है, देखिए जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चौथा जो है करेक्ट आंसर होगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। क्या होती है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। पहला आँखों का रंग, दूसरा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीसरा समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चौथा चिंतन पैटर्न। तो देखिए आनुवांशिकता से संबंधित कारक कौन है, तो करेक्ट आंसर है आँखों का रंग। देखिए मानसिक और आनुवांशिकता से कौन से आनुवांशिकता से प्रभावित क्या होता है, हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है। तो देखिए आँखों का रंग जो है शारीरिक विकास से संबंधित है, तो ये आनुवांशिकता से संबंधित कारक है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, ये जो है वातावरण से संबंधित है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ये भी वातावरण से है। चिंतन पैटर्न, ये भी वातावरण से है। देखिए हमारे सोचने समझने की जो जैसा परिवेश रहता है उस प्रकार से हमारे सोचने समझने की जो समझ हमारी बनती जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः खाली स्थान की ओर संकेत करती है। देखिए विकल्प है, पहला योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, दूसरा भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, तीसरा उनके ज्ञान की सीमा, चौथा आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो देखिए त्रुटियाँ हमारे किसकी ओर संकेत करती है, तो आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों, क्योंकि मतलब बच्चा ये त्रुटि कर रहा है तो उसको सुधार कैसे किया जाना चाहिए, उसके लिए किस प्रकार की शिक्षा शैक्षणिक कार्यक्रम बनानी चाहिए, इसकी जो है इसकी ओर संकेत करती है। देखिए ना कि उनके ज्ञान की सीमा की ओर, न ही अलग अलग प्रकार की पाठ्यचर्या की ओर, और न ही अलग अलग समूह में बांटने की ओर। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। वो यह विकास के खाली स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए पहला व्यक्तिक भिन्नता, दूसरा अंतः संबंध, तीसरा निरंतरता, चौथा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को समझाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने हिसाब से सीखता है। किसी के जो विकास की सीखने की गति जो है अधिक होती है तो किसी की कम होती है। तो ये विकास के व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। देखिए पहला पौष्टिकता की गुणवत्ता, दूसरा संस्कृति, तीसरा
शिक्षा की गुणात्मकता, चौथा शारीरिक गठन। तो देखिए खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक बोला है। तो देखिए वातावरणीय कारक के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, पौष्टिकता की गुणवत्ता भी आ जाएगा, संस्कृति भी आ जाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी आ जाएगी। ये तीनों जो है वातावरणीय कारक के अंतर्गत आएगा। और देखिए शारीरिक गठन, तो शारीरिक गठन किसके अंतर्गत आता है, आनुवांशिक कारक के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं। देखिए जो श्रवण हास वाले बच्चे रहते हैं, जिसको कम सुनाई देता है, वो बच्चे सबसे ज़्यादा किससे जो है कुंठा का सामना करते हैं, सबसे ज़्यादा किस बात के लिए वो कुंठा का सामना करते हैं। पहला विकल्प है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। दूसरा विकल्प है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। तीसरा प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। चौथा खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो श्रवण हास वाले बच्चे रहते हैं वो क्या करने में, उसको सबसे ज़्यादा परेशानी किस में होती है, जिसके कारण वो कुंठा का सामना करते हैं, उसके मन में जो है कुंठा की भावना आती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरों के साथ संप्रेषण करने में। सबसे ज़्यादा बच्चे को संप्रेषण करने में और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होती है, जिसके कारण बच्चे श्रवण हास से संबंधित बच्चे कुंठा के भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खाली स्थान की समस्या से संबंधित है। देखिए पहला विकल्प है सुनने, दूसरा पढ़ने, तीसरा बोलने, चौथा बोलने व सुनने। तो देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ये जो है एक पठन विकार है, ये पढ़ने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, पहला विकल्प बार बार उनकी परीक्षा होगी। दूसरा वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तीसरा उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। चौथा वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, करेक्ट आंसर क्या होगा, बार बार परीक्षा होने से नहीं होगा, नहीं जो है अलग से उनके लिए जो है उनको विद्यार्थियों से अलग कर देंगे तो उससे भी उनकी क्षमता विकास नहीं होगा, नहीं कोचिंग संस्थाओं में जाना से होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, जिससे क्या होगा, उनका जो है क्षमताओं का विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक खाली स्थान से बचाती है। देखिए एक अच्छी पाठ्यपुस्तक खाली स्थान से बचाती है। पहली लैंगिक समानता, तो देखिए लैंगिक समानता से बचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। दूसरा सामाजिक उत्तरदायित्व, तो देखिए एक अच्छी पुस्तक पाठ्यपुस्तक जो है सामाजिक उत्तरदायित्व से बचाती नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा लैंगिक पूर्वाग्रह, तो देखिए एक अच्छी पाठ्यपुस्तक क्या करती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, तो ये करेक्ट होगा। चौथा लैंगिक संवेदनशीलता, तो ये भी करेक्ट नहीं है। देखिए क्या करेक्ट है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, जबकि लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक संवेदनशीलता आदि की भावना बच्चे में पैदा करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वां। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। देखिए पहला मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा संवेदी प्रेरक चरण, चौथा पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो देखिए किस अवस्था में जो है बच्चा वस्तु स्थायित्व के गुण को प्रदर्शित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है संवेदी प्रेरक चरण। करेक्ट आंसर क्या है, संवेदी प्रेरक चरण। देखिए अगर इस अवस्था को देखेंगे हम लोग तो संवेदी प्रेरक चरण कितने वर्ष तक होता है, 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक। उसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो देखिए सॉरी, इसमें संवेदी प्रेरक चरण के बाद क्या आता है, पूर्व संक्रियात्मक चरण। उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक चरण। उसके बाद क्या आता है, चौथा में लास्ट में आता है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो देखिए वस्तु स्थायित्व का गुण कौन से अवस्था में प्रदर्शित करता है, संवेदी प्रेरक चरण में। तो दोस्तों अगर इस वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।